Hello, everyone. Welcome to our Law Mastery by Kapil. If you are a law student, then this channel is only for you and these videos too. अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आप बैरेक्ट्स को एकदम क्लियरली और सिंपल एंड इजी वे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में समझना चाहते हैं, तो ये चैनल और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आप जैसा कि जानते हैं, मैंने बीएनएस का इंट्रोडक्शन के ऊपर भी वीडियो बना दिया है। बीएनएस सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं बीएनएस के हमारे सेक्शन नंबर 2 की तरफ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीएनएस सेक्शन नंबर 2 इन दिस संहिता, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अब 2 क्लॉज 1 क्या कहता है? एक्ट को बताता है। एक्ट क्या होता है? डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। एक्ट मीन्स कोई भी कृत्य, कोई भी हमने कृत्य करा, कोई भी एक्ट। लाइक मेरा बोतल उठाना, ये है, ये एक एक्ट है। और ये बोतल मैंने 10 बार उठाई, 20 बार उठाई। अब आईपीसी पढ़ा रहा हूँ, तो आईपीसी के हिसाब से एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने एक बार ही मारा, 10 बार ही मारा, लेकिन वो काउंट एक सिंगल एक्ट की तरह होगा। ठीक है, क्लियर? क्लॉज 1। अब सेक्शन 2 क्लॉज 2 पे आते हैं। एनिमल, व्हाट इज एनिमल? एनिमल से हम मतलब आईपीसी हमें क्या समझाना चाहती है, बीएनएस हमें क्या समझाना चाह रही है एनिमल से? एनिमल से मीन्स एनी लिविंग क्रीचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। मतलब कोई भी लिविंग क्रीचर जो अदर देन ह्यूमन बीइंग हो, उसे हम एनिमल मानेंगे अकॉर्डिंग टू बीएनएस। तो अब आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 3। चाइल्ड कौन होगा? मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से नीचे है, उसे हम चाइल्ड कहेंगे अकॉर्डिंग टू बीएनएस। क्लॉज 4 काउंटरफीट। काउंटरफीट का आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं, रियल लाइफ एग्जाम, रियल लाइफ नहीं, मतलब वेब सीरीज वाला एग्जांपल। जो फर्जी वेब सीरीज है उसमें आपको दिखाया गया है काउंटर फीटिंग। लेकिन काउंटर फीटिंग सिर्फ नोटों की नहीं होती, काउंटर फीटिंग काफी बहुत सी अलग अलग चीजों की हो सकती है। अ पर्सन इज सेड टू काउंटर फीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल एनी अदर, intending by means of that resemblance practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby practiced। इसमें ये डेफिनेशन ये बता रही है कि काउंटरफीट एक ऐसी चीज को विच कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर, मतलब एक चीज जो बिल्कुल एक दूसरी चीज की तरह दिख रही है। इंटेंडिंग बाय मीन्स, इंटेंडिंग मतलब आपके इंटेंशन क्या है? आपके इंटेंशन है कि आप उससे डिसेप्शन करेंगे, चीट करेंगे, फ्रॉड करेंगे, डिसेप्शन। और नोइंग इट लाइकली डेट डिसेप्शन विल देयर बाय प्रैक्टिस, और आप जानते हैं कि इन चीजों से जो आप काउंटर फीटिंग कर रहे हैं उससे डिसेप्शन प्रैक्टिस होगा, तो उसे हम काउंटर फीटिंग कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन 2 क्लॉज 4 एक्सप्लेनेशन 1। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटर फीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। मतलब जरूरी नहीं है कि जो आपने काउंटर फीटिंग करी है या जो भी आपने कॉपी बनाई है वो एकदम एग्जैक्ट हो। एक्सप्लेनेशन 2 when a person causes one thing to resemble another and the resemblance such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble another, the other thing by mean that resemblance to practice deception or knew it likely to be deception would be thereby be practiced। तो एक्सप्लेनेशन 2 ज्यादा कुछ नहीं कहती। एक्सप्लेनेशन 2 हमें इतना बताती है सिर्फ कि लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा अगर आपने डिसेप्शन प्रैक्टिस करा उन काउंटर फीटिंग के ऊपर या काउंटर फीटिंग नोट के ऊपर, आपने डिसेप्शन प्रैक्टिस करा। डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी, वी कैन से, और वी कैन से डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इंटेंशन टू फ्रॉड, वी कैन से। तो उस चीज में लॉ आपसे प्रेज्यूम करेगा कि आपने ये चीज काउंटर फीटिंग करने के लिए करी है, तो इसमें आप लाइबल ठहराए जाएंगे। अब आते हैं क्लॉज 5 पर, सेक्शन 2 क्लॉज 5। अब इसमें पूछा गया है कि कोर्ट क्या होता है। कोर्ट मीन्स अ जज हु इज empowered बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कोर्ट, कोर्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं ऑब्वियसली। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉज पर, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6। डेथ का मतलब क्या होगा? डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। डेथ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं दूसरे क्लॉज पर, डिसऑनेस्टली।
ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि अ पर्सन एक्ट डिसऑनेस्टली, अब ये तो मैं आपको खुद बता देता हूँ क्या है उसमें, तो जो लिखा है वो तो लिखा ही है, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। रॉन्गफुल गेन इधर पे खेल है रॉन्गफुल गेन का और रॉन्गफुल लॉस का। रॉन्गफुल गेन मतलब जो पर्सन उस गेन के लिए लीगली एंटाइटल ना हो उसे कहेंगे रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस, जो इंसान लीगली एंटाइटल था उसे वो गेन नहीं मिला, किसी और के पास चला गया, तो वो हो गया रॉन्गफुल लॉस। तो अब आते हैं क्लॉज नंबर 8 पर। क्लॉज नंबर 8 बताता है हमें डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स, मोर देन वन ऑफ दोस आइटम्स, वन ऑफ दोस मीन्स एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड intended to be used or which may be used as evidence of this matter। हर एक वो चीज एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, हर एक वो चीज, सॉरी एविडेंस नहीं डॉक्यूमेंट है, जो कि हम किसी भी चीज के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू। लाइक जो हड़प्पन सील है ना जिसके ऊपर वो जो बैल बना है, काफी सारी चीजें बनी हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? इट इज इमेटेरियल बाय व्हाट मीन्स और व्हाट सब्सटेंस द लेटर फिगर्स आर फॉर्म। और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देखो किस चीज से वो लेटर फिगर्स मार्क्स हमने बनाए हैं, वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन कोर्ट ऑन। इस चीज से ही फर्क नहीं पड़ता वो चीज कोर्ट में यूज होगी या नहीं। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ए बी, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट है। मैप और प्लान डॉक्यूमेंट है। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, ये डॉक्यूमेंट है। अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये डॉक्यूमेंट है। Explanation to whatever is expressed by means of letter, marks as such explain and mercantile or other use shall be deemed to be expressed by such letter or figure within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। इसका भी कोई ज्यादा मतलब नॉर्मली ये देखो एक्सप्रेस किए गए हैं, वॉट एवर इज एक्सप्रेस, जो भी एक्सप्रेस किया गया है लेटर इन सब के थ्रू, वो माना जाएगा शैल बी डीम्ड। लीगल डीम्ड का मतलब होता है लीगल फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर टू बी एक्सप्रेस बाय सच लेटर्स। तो इतना कुछ खास नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। fraudulently, clause 9, section 2 clause 9, fraudulently means doing anything with the intention to defraud but not otherwise। intention to do fraud, ये आ गया मेन इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है, जब भी आप कोई चीज करेंगे इंटेंशन टू डिफ्रॉड, डिफ्रॉड करने के लिए, तो आप फ्रॉडुलेंटली कहलाए जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है फ्रॉडुलेंटली का मतलब अ पर्सन हु एक्ट्स फ्रॉडुलेंटली व्हेन दे डू समथिंग डेलिबरेटली एंड डिसऑनेस्टली टू डिसीव समवन। मतलब आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है इधर पे डिसीव करने के लिए। और फ्रॉडुलेंटली कब किया जाता है कोई भी पर्सन के द्वारा? जब वो यूजुअली गेन करना चाहे समथिंग इलीगल, इलीगली, समथिंग इलीगली। ठीक है, तो अब आते हैं क्लॉज नंबर 10 पर। जेंडर, जेंडर प्रोनाउन ही एंड डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल। मतलब ही प्रोनाउन जो है वो हम किसी के लिए भी यूज करते हैं, चाहे कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। ठीक है, अब आते हैं और ट्रांसजेंडर का एक्सप्लेनेशन कहती है। और ट्रांसजेंडर का मीनिंग हम उधर से निकालेंगे, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो ये एक्ट है इसके अंदर से क्लॉज के सेक्शन 2 के अंदर ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन लिखी हुई है, उधर से हम ले लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज नंबर 11 पर, गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। क्लॉज 11 हमें ये बताता है कि कोई भी चीज गुड फेथ में नहीं कहलाई जाएगी जब तक वो विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं की जाएगी। तो अब आते हैं क्लॉज नंबर 12 पर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज 13 पर, हार्बर। Harbor means including supplying a person with shelter, food, drink, money, cloth, arm, ammunition or means of conveyance। Conveyance मतलब इधर उधर साधन, साधन एक तरीके से। Assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in the clause or not, not to not to evade apprehension। हार्बर मतलब किसी भी पर्सन को शेल्टर देना, फूड देना, ड्रिंक
मनी, लॉस, हार्म, अमनीशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है हार्वर का, मतलब पनाह देना। अब आते हैं क्लॉज नंबर 14, इंजरी। इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी मतलब कोई भी हार्म जो कि इलीगली कॉज किया गया है किसी पर्सन को, किसी बॉडी को, किसी माइंड को, किसी रेपुटेशन को, उस पर्सन की या उसकी प्रॉपर्टी को, तो हम उसे इंजरी मानेंगे। क्लॉज नंबर 15 क्या कहता है? इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। द वर्ड illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law. Illegal means हर वो चीज जो कि एप्लीकेबल है, जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उसे इलीगल कहेंगे। और लीगली बाउंड टू डू which is or which furnishes ground for a civil action and a person is said to be legally bound to do whatever is illegal in him to commit। मतलब लीगली बाउंड टू डू का मतलब एक पुलिस ऑफिसर है और उसके सामने कोई विवाद हो रहा है, कोई वारदात हो रही है, तो उधर पे उसकी लीगली ड्यूटी क्या बनती है कि वो उस वारदात को रोके, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है और वो जिस प्रोफेशन में है, प्रोफेशन नहीं, जिस जॉब में है, लाइक गो पुलिस वगैरह की, तो वो बाउंड है उस जॉब को, मतलब सॉरी उस वारदात को रोकने के लिए, तो वहां पे वो हो जाएगा लीगली बाउंड टू डू। अब फिर से ये आ गया है भाई क्लॉज नंबर 16 में, जज। जज मीन्स एनी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इट एनी लीगल प्रोसीडिंग। तो क्लॉज नंबर 16 तो आपने देख ही लिया, मतलब ये बता रहा है क्लॉज नंबर 16 कि जज वगैरह कौन होंगे। ठीक है, विच इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन। तो जज वगैरह तो आप समझ ही गए होंगे। खैर, अब आते हैं क्लॉज नंबर 17, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है? मीन्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, सिंपल। ठीक है। लोकल लॉ, क्लॉज नंबर 18, लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कोई लॉ किसी पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल है तो हम उसे कहेंगे लोकल लॉ। जो कि होते हैं, यूपी के अलग लोकल लॉज हैं, गोवा के अलग हैं, एमपी के अलग लोकल लॉज हैं, मध्य प्रदेश लोकल लॉज कहते हैं जिन्हें हम। तो हर जगह के, हर स्टेट के अलग अलग लोकल लॉज होते हैं जो कि उसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एरिया पे ही अप्लाई होते हैं। अब क्लॉज 19 कहता है मैन कौन होगा? मीन्स मेल फीमेल ऑफ एन मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। मैन का मतलब कोई भी एज का व्यक्ति जो कि मेल है, कोई भी एज का व्यक्ति, उसे हम कहेंगे मैन। अब आते हैं मंथ एंड ईयर पर। क्लॉज नंबर 20 बताता है मंथ एंड ईयर। मंथ ईयर इज यूज टू बी अंडरस्टूड टू बी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम मंथ एंड ईयर को समझेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 21 पे, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जो भी चीज मूव की जा सकती है उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो चीज अर्थ से अटैच नहीं हो, अपनी पृथ्वी से अटैच नहीं हो, उससे जुड़ी ना हो, तो हम उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। ठीक है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 22 पे, नंबर्स। नंबर्स मीन unless the contrary appears from the concept, words importing singular number, plural number, words imparting plural including the singular number। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं क्लॉज नंबर 23 पर, ओथ। ओथ का मतलब क्या? ओथ का मतलब सोलेम्न एफर्मेशन substituted by law for an oath and declaration required authorized by law to made before a public servant to be used purpose of proof in the court। मतलब ओथ मतलब जो आपने कहानियां देखी होंगी पहले की, सुनी होंगी कहानियां भी, और आपने मूवीज भी देखी होंगी कई सारी ऐसी जिनमें वो गीता पे रखकर कसम खाते हैं, मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, वही फिल्मी डायलॉग्स, वही कहना चाहता है ये क्लॉज नंबर 23 सेक्शन नंबर 2 हमारा, कि ओथ का मतलब वही है जो आप जज के सामने गीता में हाथ रख के कसम खाते हैं, वही ओथ की बात हो रही है। तो अब आते हैं क्लॉज नंबर 24 पर, ऑफेंसेस। ऑफेंस एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स section mentioned in the subclause A and B, the word offense means a thing punishable by this संहिता। अब ये जो जितने भी सेक्शन और क्लॉज सब सेक्शंस मेंशन है सब क्लॉज ए और बी में, जो वर्ड है ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता।
अब जो इधर पे मेंशन है जितने भी चैप्टर्स और जितने भी सेक्शन है इन सबको छोड़ के बाकी सारी चीजें ऑफेंस हैं। ऐसा ये क्लॉज नंबर 24 हमारा कहता है, एक्सेप्ट इन दी चैप्टर्स एंड सेक्शन। एक्सेप्ट इन दी चैप्टर्स एंड सेक्शन, जो सेक्शन और चैप्टर्स इधर पे मेंशन है उन्हें छोड़कर, एक्सेप्ट मेंशन इन सब क्लॉज है, जो कि मेंशन है सब क्लॉज है इन्हें छोड़कर, मीन और द वर्ड ऑफेंस मींस पनिशेबल बाय दिस संहिता। ऑफेंस का मतलब है अ थिंग पनिशेबल बाय दिस संहिता, इन सबको छोड़ के, सब क्लॉज ए और बी को छोड़ के, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 25 पर, ओमिशन। ओमिशन मतलब बिल्कुल जो हमने क्लॉज नंबर 1 पढ़ा था एक्ट का, वैसे ही हम समझ सकते हैं। ओमिशन मीन डिनोट एज वेल अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति या जब भी कोई गवर्नमेंट पर्सन लीगली बाउंड टू डू है समथिंग को, या हम भी कोई भी पर्सन लीगली बाउंड टू डू है समथिंग को और वो उस चीज को नहीं करता तो उसे हम कहेंगे ओमिशन। तो अब आते हैं क्लॉज नंबर 26 पर, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 26, पर्सन। पर्सन इंक्लूड कर सकता है कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्सन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं क्लॉज नंबर 27 पर, पब्लिक। पब्लिक मीन्स पब्लिक, एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ठीक है, इसका ही मतलब आप समझ गए होंगे, पब्लिक सर्वेंट। अब क्लॉज नंबर 28 हमें बताता है कि हम पब्लिक सर्वेंट के दायरे में किसे किसे मानेंगे, ठीक है। तो इसके काफी सारे सब क्लॉजेस हैं, ए बी सी, ये बताता है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट के दायरे में फॉल करेंगे। तो मैंने तो ये देखो पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले क्लॉज ए हमारा जो है वो कवर करता है आर्म फोर्सेस को, मतलब आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, एयरफोर्स, ये सब। अब क्लॉज भी कवर करता है जजेस एंड एडुकेटर्स को, एडजुडिकेटर्स को, एडजुकेटर एंड जजेस, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज, ट्रिब्यूनल मेंबर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज नंबर सी पर। क्लॉज सी कवर करता है लीगल फंक्शनरीज को, कोर्ट कमिश्नर होते हैं जो कमिश्नर्स, इन्हें कवर करता है, ठीक है। अब जी क्लॉज डी, मतलब ये पब्लिक सर्वेंट के दायरे में फॉल करते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो अब डी किसे, डी में कौन फॉल करता है, कोर्ट असिस्टेंट, पंचायत मेंबर इन दी विलेज, इन्हें भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, डी में पंचायत मेंबर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्लॉज नंबर ई पर। क्लॉज ई में कौन फॉल करता है, आर्बिट्रेटर्स, मीडिएटर अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जो कि मीडिएटर अपॉइंट करते हैं कोर्ट में, आर्बिट्रेटर्स, वो फॉल करेंगे किसके दायरे में, पब्लिक सर्वेंट के दायरे में। और क्लॉज, सब क्लॉज बताता है कन्फाइनमेंट पावर, जेल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो भी फॉल करेंगे पब्लिक सर्वेंट के दायरे में। अब आते हैं क्लॉज जी पर। क्लॉज जी हमें बताता है कौन फॉल करेगा, जस्टिस, पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर्स लाइक पुलिस, हेल्थ इंस्पेक्टर, ये लोग पब्लिक सर्वेंट के दायरे में फॉल करेंगे, ऑफेंसिव जस्टिस, हेल्थ सेफ्टी, इन सब के। अब क्लॉज, सब क्लॉज एच क्या बताता है, फाइनेंशियल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफिसर्स, एग्जाम्पल लाइक रेवेन्यू ऑफिसर्स, गवर्नमेंट अकाउंटेंट, ये सब फॉल करेंगे पब्लिक सर्वेंट के दायरे में। आई क्या बताता है हमें, सब क्लॉज आई, लोकल रिकॉर्ड कीपर्स लाइक पंचायत क्लर्क, वो फॉल करेगा पब्लिक सर्वेंट के दायरे में। और क्लॉज जे क्या बताता है, इलेक्टोरल ऑथोरिटीज लाइक बीएलओ, इलेक्शन ऑफिसर, ये फॉल करेंगे पब्लिक सर्वेंट के दायरे में। और सब क्लॉज के सब क्लॉज के का सब क्लॉज जो 1 है ये, तो इसमें कौन कौन आएगा, 1 और 2 में कौन कौन कवर है, इधर दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में कौन कौन कवर है, दोनों में कवर है गवर्नमेंट, लोकल सर्वेंट, कॉर्पोरेट सर्वेंट लाइक एम्प्लॉयज ऑफ पीएसयू, म्यूनसिपल स्टाफ, ये सब फॉल करेंगे इसी के दायरे में, लाइक इसी के दायरे में मतलब पब्लिक सर्वेंट के दायरे। तो अब मैं बताता हूँ आपको एक केस का नाम, केस लॉ, ठीक है। आर एस आर एस नायक, आर एस नायक वर्सेस ए आर अनुतुल्या, ए आर अंतुलय, ए आर अंतुलय। अब इस केस में क्या हुआ था, क्या हेल्ड किया था, तो ये हेल्ड हुआ था इस केस के अंदर कि चीफ मिनिस्टर जो है ऑल्सो एन एमएलए इज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। चीफ मिनिस्टर भी एक पब्लिक सर्वेंट है, प्लस एमपीज आर पब्लिक सर्वेंट, इस केस में हुआ था ये, ठीक है। एक और केस लॉ है पीएम नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, इसके अंदर था
कि एमपीज जो है ना वो पब्लिक सर्वेंट है, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एमपीज और एमएलएज आर पब्लिक सर्वेंट। और अंडर किस लॉ में हम एमपीज और एमएलए को पब्लिक सर्वेंट मानते हैं? एंटी करप्शन एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 29 हमारा, 28 के बाद 29, रीजन टू बिलीव। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट क्लॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अब जैसे मैं इस चीज का आपको एग्जांपल दूंगा कि अ पर्सन सीज ए टेनेंट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर लेट एट नाइट एंड गेसेस ही मे बी हाइडिंग ड्रग्स। अब किसी पर्सन ने, मतलब जो एक हाउस ओनर है, उसने अपने टेनेंट को, किराएदार को सुना फोन पर बात करते हुए और उसे गैस हुआ, उसने सोचा कि हो सकता है ये हमारा जो किराएदार है वो ड्रग्स हाइड करता होगा। लेकिन इधर पे कोई रीजन टू बिलीव नहीं है ना, कोई रीजन ही नहीं है जिस चीज के ऊपर बिलीव कर सके, क्योंकि उसने तो फोन पे बात करते हुए सुना और उसने अपनी एक मन में धारणा बना ली कि हमारा जो टेनेंट है वो ये सोच रहा होगा, हाइड कर रहा होगा ड्रग। लेकिन इधर पे रीजन टू बिलीव नहीं है। रीजन टू बिलीव कब होगा? रीजन टू बिलीव जब होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे रिसीव करता है बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एंड कन्फेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इंडिकेटिंग दैट ए पर्सन इज हाइडिंग अनडिक्लेयर्ड इनकम। तो अब इधर पे बैंक ट्रांजेक्शन मिल गया, थर्ड पार्टी ने कन्फेशन भी कर दिया, तो अब इधर पे ऑफिसर के, इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसके पास आ गया रीजन टू बिलीव, ठीक है। तो रीजन टू बिलीव मतलब जहां पे कोई आपके पास प्रूफ हो किसी चीज का, प्रूफ करने के लिए उसे कहेंगे हम रीजन टू बिलीव। अब आते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच पर्पज टू बी डॉक्यूमेंट वेयर एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जहाँ लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, लाइक बिल वगैरह, ठीक है। ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जहाँ पे लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी और नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो काफी अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, सॉरी खत्म नहीं हुआ, मुझे लगा खत्म हो गया। चलो अब आते हैं क्लॉज नंबर 32, सेक्शन 2 क्लॉज 32, वेसल। वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर। वेसल मीन्स शिप यार, शिप, सिंपल। क्लॉज नंबर 33, वॉलंटरली। वॉलंटरली मतलब अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन अफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मींस व्हिच ही इंटेंडेड टू कॉज इट। वॉलंटरली मीन्स अगर कोई इंसान दारू पीना चाहता है तो उसने इंटेंशन के साथ पिया है, इंटेंडेड टू कॉज इट। तो समझ रहे, वॉलंटरली का मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करना, उसे कहेंगे वॉलंटरली, ठीक है। और उसके पास क्या होगा? रीजन टू बिलीव होगा कि ये चीज होने वाली है, लाइकली टू कॉज, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 34, विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को हम विल कहेंगे, ठीक है। क्लॉज 35, वुमेन। वुमेन मीन्स फीमेल ऑफ एनी एज, ठीक है। रॉन्गफुल गेन, मैंने आपको बताया था रॉन्गफुल गेन क्या है। रॉन्गफुल गेन मीन्स गेनिंग अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल ना हो उसे कहेंगे रॉन्गफुल गेन, ठीक है। और wrongful loss means the loss by unlawful means of property to which the person looting is legally entitled। मतलब किसी पर्सन को फायदा हो रहा है और उसका फायदा नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है जबकि वो लीगली एंटाइटल है उस प्रॉफिट के लिए, तो उसे हम कहेंगे wrongful loss। अब आता है क्लॉज नंबर 38, गेनिंग wrongfully एंड losing wrongfully। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। गेनिंग wrongfully मतलब wrongfully आप किसी चीज को एक्वायर करते हैं या फिर गेन करते हैं, ठीक है, और उस चीज को अपने पास रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, उसे कहेंगे हम गेनिंग रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। मतलब किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी पर्सन का हक है और हमने उसे उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया, तो उसे कहेंगे लूजिंग रॉन्गफुली। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। डिप्राइव्ड मतलब हमने उसे डिप्राइव कर दिया। अब क्लॉज नंबर 39 क्या है? क्लॉज नंबर 39, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइन इन दिस संहिता। जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं है संहिता के अंदर, बट डिफाइन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइन किए गए हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन किए गए हैं, shall have the same meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। तो उनका सेम मीनिंग रहेगा जो कि उनमें यूज किया गया है और इस संहिता के अंदर यूज किया गया है। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 2 होता है समाप्त। आई होप दिस वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और
मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। आप कमेंट में जरूर बताइए आप इसके बाद किस टॉपिक के ऊपर वीडियो पसंद करेंगे, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। आप कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट to comment, like, share, and subscribe. Again, thanks for watching.